अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब कि अभी तक हमने पुश पॉप जैसे इंस्ट्रक्शंस को समझा है, उसके बाद आ जाता है टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रोसीजर्स। अब स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हमने जो प्रीवियस मतलब चैप्टर्स में कुछ ऐसी जैसी टेक्निक्स पर, मतलब कि जैसे सबसे पहले हमने सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीखा, जैसे डिस्प्ले का ऑपरेशन, इनपुट लेने का ऑपरेशन, सम मतलब कि ऐड, सब्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह। एक वो लम्हा था जब हम एक चीज़ बार बार करते थे, मतलब एक इनपुट बार बार लेनी पड़ती थी, बार बार फंक्शन वन को कॉल करके। फिर हम उससे डेवलपमेंट में आए, हमने लूप लिया। लूप के थ्रू हमें बस एक दफ़ा कोड लिख के इनपुट है, बार बार जितनी मरतबा हम लूप चलाते थे उतनी इनपुट्स मिल जाती थी। उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ जी, यहाँ पे आके कुछ मज़ीद डेवलपमेंट हुई, वो थी प्रोसीजर्स की डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूज़र से चाहता हूँ कि मेरी मतलब के अरे में से कुछ मतलब के क्या अरे नहीं, क्या नाम है इसका, स्टैक जो हम मतलब पहले रीड करते रहे, चैप्टर 7 की बात करो ना, तो आपको याद होगा हम जब रोटेट और शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते थे तो क्या होता था जी, वहाँ पे हमारे नंबर जो थे वो सेव हो जाते थे या इनपुट के तौर पे लिए जाते थे। तो वहाँ पे हमें एक कोड को बार बार लिखना पड़ता था। जो हमारे लास्ट दो क्वेश्चन थे अपनी एक्सरसाइज 7 के 7 पॉइंट अपना 13 और 14, उसमें हमने कॉल प्रोसीजर्स को इस्तेमाल किया है। एक दफ़ा प्रोसीजर लिखा जिसे मैं जब भी कॉल करता था वो मुझे उसी तरह से अपना मतलब कि आउटपुट यानी कि रिजल्ट दे देता था जिस तरह से मैंने उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखे होते थे। तो चलो, वो कहता है जी, व्हेन अ प्रोसीजर कॉल्स एन अदर प्रोसीजर कंट्रोल ट्रांसफर टू द कॉल्ड प्रोसीजर। अब देखें होता क्या है, वो कहना चाह रहा है कि जब मतलब आपको याद होगा हम जब अपनी मतलब के कोड स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर हम लिखते हैं मेन प्रॉक। उसका मतलब होता है मेन की बॉडी स्टार्ट हुई है, प्रोसीजर, मेन का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है। अगर मैं मेन के प्रोसीजर में जाके कोई मतलब ऐसा प्रोसीजर रखते तो फॉर एग्जांपल मैं इनपुट लेने के लिए कॉल रीड लिखूंगा ना, तो स्टूडेंट पता क्या होगा, वो रीड के फंक्शन पे चला जाएगा। आगे रीड के अंदर प्रोसीजर लिखा होगा सारा, उसके अंदर सारी एक्सप्लेनेशन होगी। आपको याद तो होगा हमने जब C++ पढ़ी थी तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी कि फंक्शंस विद आर्गुमेंट एंड विद पैरामीटर्स। जब हम मतलब फंक्शन बस कंपाइलर को कह देते थे कि भाई ये फंक्शन है, यहाँ से सारा डाटा रीड कर लो, तो यही चक्कर है यहाँ पे भी। हम फंक्शन होते हैं लेकिन यहाँ पे फंक्शंस प्रोसीजर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो देखो आगे वो कहता है व्हेन द इंस्ट्रक्शन इज इन अ कॉल्ड प्रोसीजर हैव बीन एग्जीक्यूटेड, यानी कि जब हमारे वो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो जिस प्रोसीजर को हमने कॉल किया होता है उसमें एग्जीक्यूटेड हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है जी, द कॉल्ड प्रोसीजर यूजुअली रिटर्न्स कंट्रोल टू द कॉलिंग प्रोसीजर एट द नेक्स्ट सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन आफ्टर द कॉल स्टेटमेंट। यानी क्या करता है जी, वो उस प्रोसीजर में से होता हुआ, यानी जब उसको एग्जीक्यूट कर देता है दोबारा से उसी पॉइंट पे आ जाता है जहाँ से हमने कॉल करके उस फंक्शन को अपने मतलब के असेंबलर को वहाँ पे भेजा था। आगे वो क्या कहता है, वो कहता है इन हाई लेवल लैंग्वेजेस मैकेनिज्म फॉर कॉल एंड रिटर्न आर हिडन फ्रॉम प्रोग्रामर। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या होता है, ये जो प्रोसीजर होता है, ये मैकेनिज्म होता है, ये प्रोग्रामर से छुपा हुआ होता है, मतलब उसे दिखाया नहीं जाता, वो सारा कंपाइलर खुद करता है। देखो प्रोसीजर डिक्लेरेशन का क्या चक्कर है। अब देखो स्टूडेंट्स, वैसे तो आपको याद होगा ये क्लास, ये हमारा मतलब कि मेन का नाम हम लिखते होते हैं जब भी कोड स्टार्ट करते हैं। देखो उसने वही चीज़ बताई है। आगे वो कहता है बॉडी ऑफ द प्रोसीजर, हम प्रोसीजर का बॉडी का नाम लिखते हैं। उसके बाद रिटर्न, ये आपने याद रखना है, रिटर्न है RET रिटर्न, ये आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद जी उसी तरह से जैसे आप अपनी मेन की बॉडी का एंड करते हो, मेन एंड P, वैसे ही इसका भी एंड करना है। देखें नेम, इसने एक फॉर एग्जाम्पल इसने नाम रखा हुआ है नेम इस बॉडी का, ठीक है, तो उसने क्या किया जी, नेम एंड P कर दिया। उससे पहले रिटर्न लाजमी लिखना है, इसके अंदर आपने सारा डाटा लिखना है जो आप करना चाहते हो। देखो वो कहता है यूज़र डिफाइंड नेम, ये यूज़र पे, यानी कि अगर मैं यूज़र हूँ तो मेरी मर्ज़ी है मैं जो मर्ज़ी नाम रखूँ। उसके बाद ये ऑप्शनल फील्ड है, आप रखो या ना रखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप क्या कीजिएगा, बस अपना नाम रखिएगा और प्रॉक करके स्टार्ट कर दीजिएगा, टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखें स्टूडेंट्स, वो क्या कहता है, ऑप्शनल फील्ड मतलब कि स्टेटमेंट्स कॉल्स द प्रोसीजर इन द सेम सेगमेंट, यानी कि वो स्टेटमेंट जिन्हें कॉल किया जाए प्रोसीजर में सेम सेगमेंट के थ्रू। उसके बाद वो कहता है अगर दूसरी बात करूं तो स्टेटमेंट कॉल्स द प्रोसीजर इन द डिफरेंट सेगमेंट, तो ये इतनी खास बात को नहीं है। आगे ये देखें रिटर्न के बारे में उसने मालूमात दी है। वो कहता है कॉजेज द कंट्रोल टू ट्रांसफर बैक टू द कॉलिंग प्रोसीजर, मतलब ये रिटर्न क्या करता है जी, हमारा जब कंपाइलर इसमें मतलब ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर देता है तो सॉरी असेंबलर की बात हो रही है, तो असेंबलर को ये कहता है कि भाई उसी जगह पे वापस चला जाए जहाँ से चल के तू आया था। देखें यही वो बात कह रहा है, तो जहाँ पे आपको जब कोड आएगा आपको समझ आ जाएगी। देखें
अगर ये है थोड़ा बहुत प्रॉक इंस्ट्रक्शंस को लिखने का तरीका क्या होता है जी, मतलब इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है प्रॉक इंस्ट्रक्शन एस्टैब्लिश अ प्रोसीजर, यानी कि ये एक प्रोसीजर को एस्टैब्लिश करती है, कायम करती है, जिसका सिंटैक्स है जी बॉडी का नाम, उसके बाद प्रॉक, जैसे हम लिखते हैं मेन प्रॉक, उसके बाद रिटर्न ताकि हम मेन की बॉडी में वापस जा सकें, और उसके बाद नेम एंड पी। ठीक है जी। वो कहता है जी नेम मतलब कि यूज़र डिफाइंड वेरिएबल, ये सारा आपको भी पीछे मैंने बता दिया। आगे नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, ये यहाँ पे मेन पॉइंट है। देखो ये हम मेन की बॉडी में चल रहे थे, ठीक है, हम मेन की बॉडी में अपनी इनपुट लिख रहे थे, यानी जो मतलब कि हम कोड वगैरह लिखना चाहते हैं वो हम लिख रहे थे। जब मुझे मतलब कोई फंक्शन कह लें फॉर एग्जांपल कोई भी फंक्शन यहाँ पे लिखना पड़ा, मैं कोई मतलब कह लें कि इनपुट यूज़र से लेना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, बस इतना लिख दिया। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कॉल प्रॉक 1, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी है मुझे नहीं पता, अब छोड़ो यार, इनपुट को छोड़ो। जब मैं कॉल प्रॉक 1 करूँगा ना, तो पता क्या होगा, यहाँ पे असेंबलर जब कोड स्टडी कर रहा होगा, तो जब वो ये लफ्ज़ पढ़ेगा कॉल प्रॉक 1, उसी वक्त वो इस फंक्शन को ढूंढना स्टार्ट कर देगा, यानी कि इस प्रॉक को ढूंढना स्टार्ट कर देगा। तो देखें इसको जो ही ढूंढना स्टार्ट करेगा, ये सारा जो नीचे वाला हिस्सा है इसको छोड़ के डायरेक्ट ये यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। देखें तो यहाँ पे हमने मेंशन किया होगा, जैसे हम मेन की बॉडी स्टार्ट करते हैं, देखो मेन का नाम लिख के आगे प्रॉक लिखते हैं ना, वैसे ही हमने उसका नाम लिखा प्रॉक 1, आगे प्रॉक लिख दिया। लाजमी नहीं है प्रॉक 1 ही नाम रखो, कुछ भी नाम रख सकते हो, लेकिन इसके आगे तो आपको पता है प्रॉक ही लिखना पड़ता। अब क्या होगा जी, जो हम ये काम करेंगे वो यहाँ पे आके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद जब वो सारी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर देगा, जो ही वो रिटर्न पे आएगा तो वापस इसके आगे आ जाएगा, मतलब ये कॉल का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, इसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे वापस आ जाएगा, मतलब इसके आगे जो भी कोड होगा उसको स्टडी करेगा। अब देखें वो कहता है बिफोर कॉल, कॉल से पहले क्या होता है। कॉल से पहले जी हमारे पास प्रॉक 1 पे 0010 डाटा पड़ा हुआ और 0012 यहाँ पे और 0020 यहाँ पे, तो ये हमारा आईपी एड्रेस है, ठीक है जी, आईपी एड्रेस। उसके बाद जी ये आ गए हमारे पास स्टैक पॉइंटर। तो देखो स्टैक पॉइंटर अभी जब हमारा मतलब कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ होता, तो आपको याद है मैंने बताया था 0100 पे पड़ा होता है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, वो कहता है प्रोग्रामर्स मस्ट डिवाइस अ वे टू कम्युनिकेट बिटवीन प्रोसीजर्स, यानी प्रोग्रामर को एक ऐसा रास्ता चूज करना चाहिए जिससे वो प्रोसीजर के दरमियान कम्युनिकेट कर सके, मतलब ये वो भूल ना जाए कि कौन सा प्रोसीजर क्या कर रहा है। वो कहता है देयर आर नो पैरामीटर लिस्ट, इसमें पैरामीटर की कोई लिस्ट नहीं होती, जैसे कि हमें अपनी C++ में देखने को मिलती थी। उसके बाद वो कहता है टिपिकली इन असेंबली लैंग्वेज, यानी कि असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, प्रोसीजर्स ऑफन पास डाटा टू ईच अदर थ्रू रजिस्टर्स, जो प्रोसीजर होते हैं वो डाटा को पास करते हैं एक दूसरे के साथ रजिस्टर की मदद से, मतलब कि AX BX CX DX उनकी मदद से, ठीक है जी। आगे क्या कहता है जी, तो स्टूडेंट जैसा कि वो कह रहा प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन, मतलब ये हमें एक्सप्लेन करने लगा प्रोसीजर असल में होता क्या है। जैसे कि स्टूडेंट आपको याद होगा जब हम कोई लूप वगैरह चलाते थे तो वहाँ पे हम उनको एक स्पेसिफिक नेम देते थे, जैसे वो कह रहा है डिस्क्राइब व्हाट द प्रोसीजर डज, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है ये प्रोसीजर क्या कर रहे हैं। इनपुट प्रोसीजर देखो वो क्या कर रहा है जी, इंडिकेट हाउ इट रिसीव्स इट्स इनपुट फ्रॉम द कॉलिंग प्रोग्राम, यानी कि जो हमने कॉल किया होगा प्रोग्राम उससे कैसे ये इनपुट हासिल करता है। आउटपुट क्या कर रहा है जी, आउटपुट प्रोग्राम अपना ये इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा मतलब कि रिजल्ट डिलीवर करना है अपने कॉलिंग प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। उसके बाद यूजेस इनके इस्तेमालात, यानी कि इंडिकेट द नेम्स ऑफ एनी अदर प्रोसीजर दैट दिस प्रोसीजर कॉल्स। तो ये स्टूडेंट उसकी एक डॉक्यूमेंट्री है, मतलब इस तरह से ये वर्क करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो ज़्यादा आपको अच्छी तरह समझ आएगी। वो कहता है अ प्रोसीजर यूजुअली बिगिंस बाय पुशिंग द करंट कॉन्टेंट्स ऑफ ऑल ऑफ द रजिस्टर्स ऑन द स्टैक, यानी कि जो एक प्रोसीजर होता है ना वो इस तरह से स्टूडेंट वर्क करता है कि वो जो हमारा डाटा होता है उसको पुश कर देता है, ऑल जितने भी रजिस्टर होते हैं उन सब के डाटा को पुश कर देता है अपने स्टैक के अंदर, ठीक है। उसके बाद जी जब हम पॉप का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या करता है जी, प्रोसीजर क्या करता है जी, एंड कर देता है अपना, मतलब कि प्रोसीजर आखिर में ख़त्म होता है कहाँ पे, यानी ये बिगिंस, जब प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो हम वो वाले रजिस्टर को पुश कर देते हैं जिनकी हमें अपने कोड के अंदर ज़रूरत होती है, मतलब कि मुझे अगर AX और BX की ज़रूरत है तो मैं उन्हें पुश कर दूंगा, ठीक है। तो उनमें जाके सारा डाटा कॉपी हो जाएगा स्टैक के अंदर। तो क्या होगा जी आगे, जब मेरा मतलब सारा कोड ख़त्म हो गया तो मैं फिर पॉप भी करूँगा। वो कहता है कि हमारा प्रोसीजर ख़त्म वहाँ पर होगा जहाँ
पे हम अपने पॉपिंग द स्टैक यानी कि स्टैक के अंदर जो जो रजिस्टर रखवाए तो उन सबको पॉप करेंगे। यानी अगर मैंने पुश AX किया, पुश BX किया, तो पॉप में जाके पहले मैं BX को पॉप करूंगा, फिर अपने पॉप AX करूंगा। तो इस तरह से वो फिर से अपनी सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। यही उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद वो कहता है जी व्हेन राइटिंग अ प्रोसीजर, जब आप एक प्रोसीजर लिख रहे होते हो तो डू नॉट पुश और पॉप एनी रजिस्टर इन विच यू इंटेंड टू रिटर्न आउटपुट। अब देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये लाइन क्या है पता है क्या। फॉर एग्जांपल मैं यूजर से ले रहा था इनपुट, ठीक है स्टूडेंट, मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूं, तो आपको पता है इनपुट कहां पे सेव होगी, फंक्शन 1 के थ्रू अपने AL में। AL का मतलब AX रजिस्टर। तो मैंने पहले तो किया होगा पुश AX, ठीक है। अगर वो ये कहना चाह रहा है अगर आप उस इनपुट को दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हो, AL में सेव पड़ी होगी, अगर आपने क्या किया जी उसी रीड के फंक्शन में पॉप कर दिया तो आप उसको डिस्प्ले नहीं करवा सकोगे, क्योंकि वो टोटली तौर पर क्लियर हो चुकी होगी AX में, मतलब कि वैल्यू AX में पहले सेव हुई। लेकिन जो आपने पुश के बाद पॉप वाली इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की तो वो फिर से ज़ीरो हो चुकी होगी। अब जब ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे आपको समझ आ जाएगी। आगे आ जाता कॉल इंस्ट्रक्शन। तो ये मेरा दिल, नेक्स्ट वीडियो में हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, इतना मुश्किल काम नहीं है, ये काफ़ी ईजी है, बस आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी स्टार्ट में। तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह इसको आसान बनाऊंगा। मैं आपके लिए अभी एक चीज़ ओपन करने वाला हूँ, यहाँ पे ज़रा गौर से देखिएगा, ये हमने किए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ आपको एक झलक दिखाई जाए उसकी दोबारा से, ये चीज़ मेरे अजीज़। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो पुश AX और पुश CX मतलब कि हमने दो चीज़ें इस्तेमाल करनी थी, इस तरह से हमने लिखी। तो यहाँ पे पता क्या, यहाँ पे अब ये एक इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा गया हुआ, बाद में हम इनको पॉप भी करते हैं, मतलब कि इनको ख़त्म भी करते हैं, मतलब कि इनमें से डाटा रिमूव भी करते हैं, इनको रीसेट कर देते हैं। लेकिन उसको उस वक्त तक उस चीज़ को रीसेट नहीं करते जब तक हमारे काम किया वो चीज़, ठीक है जी। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।